आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है? क्या आयुर्वेद विज्ञान में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी गुंजाइश है कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत का जो प्राचीन विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, प्राचीन विज्ञान, उसमें से कहीं कोई अर्क निकाला जा सकता है, कोई तथ्य निकाले जा सकते हैं, कोई बात निकाली जा सकती है कि एक बीमारी जो चीन से चलकर आई उसको भारत मुंह तोड़ जवाब दे सके? हमारे साथ है पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, विधानसभा में कार्यरत हैं, वहाँ आयुर्वेद के जो एक केंद्र बना रखा है सरकार ने, उसके प्रभारी हैं। पीयूष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और हमने आपके आने से पहले कई दिन से सिलसिला चल रहा है जी, एलोपैथी के कई डॉक्टर से, जो शुगर के, मधुमेह के स्पेशलिस्ट थे, उनसे कि उन मधुमेह के रोगियों को ज़्यादा क्यों अटैक करता है या उनमें खतरा ज़्यादा क्यों है, जनरल फिजिशियन से, और इसके क्या इम्प्लीकेशन है कोरोना के, कैसे पैदा हुआ, क्या सब चीज़ें डिस्कस कर चुके। जी, दवा उनके पास नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। अंदाजे से अंधेरे में तीर चलाया गया हाइड्रोक्सीन क्लोरोक्वीन का। राजस्थान में कुछ सफल हुआ, कुछ भारत में सफल हुआ। तो सिम्टोमेटिक इलाज है वो, मेरी दृष्टि में जो सिम्टम आते हैं उन सिम्टम्स का इलाज है। कोरोना को नहीं मारता वो, मैं जो समझ पाया हूँ जितना भी। और कोरोना की उम्र 14 दिन है। वायरस आपको संक्रमित कर दे तो आपको 5-7 दिन तो पता ही नहीं लगता कि संक्रमित कर दिया। फिर संक्रमण के बाद जिस दिन लक्षण नजर आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती, तब तक आप कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हो। और दुनिया आपको दोष देती है कि आपने अपने को आपको आइसोलेशन नहीं रखा, जब तक कि आपको पता ही नहीं था कि आप संक्रमित होकर आ गए। तो एक अजीब माहौल पूरी दुनिया में फैल गया है। हाथ मत मिलाइए, दूर रह के बात कीजिए, मुंह पर मास्क रखिए, सांस से, थूक से, हाथ से कैसे ये ट्रांसफर होता है वायरस। पीयूष जी, जी, एकदम नई बीमारी है ये, जी, पर आयुर्वेद में समझता हूँ वात, पित्त और कफ, जी, इन 3 पर आधारित है। जी, पूरा शरीर विज्ञान समझ करके हमारे ऋषियों मुनियों ने जी, जो निकाला वो ये था कि बीमारियां 3 चीजों से होती है। जी। तो इनमें से ये कोरोना वायरस किस श्रेणी में आता है? सर, ये जितनी भी वायरस जन्य बीमारियां हैं वो प्रकृति विध्वंस करने के लिए उत्पन्न होती है, प्रकृति की छेड़छाड़ से उत्पन्न होती है। उनमें से कोरोना वायरस जो अभी फैल रहा है और जनपद का नाश करता जा रहा है, उसका कारण है कि हम प्रकृति से विमुख होते जा रहे हैं। प्रकृति माता की गोद सूनी करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंच महाभूत को हमने नष्ट कर दिया है। जो भी प्रकृति के साथ अत्याचार होना चाहिए वो सब हमने किए हैं। उसका दुष्परिणाम है कि हम इस संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। प्राचीन आयुर्वेद जो कि 5000 वर्ष पुराना जो ग्रंथ है, उसके अंतर्गत ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में लिखा गया है कि अग्नि की आप स्तुति करेंगे। मतलब सर्वप्रथम जो पहला श्लोक है वो अग्नि की चिकित्सा से ही पृथ्वी को दोष रहित किया जा सकता है, ऐसा बताया है। तो कोरोना वायरस को आयुर्वेद तो वायरस जन्य बीमारी मानता ही नहीं है। फिर भी आचार्य चरक ने चरक संहिता में 108 प्रकार के ज्वर बताए हैं। उसमें एक प्रकार आता है वात श्लेष्मिक ज्वर, मतलब वायु और कफ से उत्पन्न ऐसा बुखार जो टूट टूट के बुखार आता है, शरीर को तोड़ता है, गला सूखा रहता है और साथ में छाती में दर्द होता है और कफ गाढ़ा होता है। थूकने में, कफ निकलने में आसानी नहीं रहती है। तो कुछ कुछ लक्षण वात श्लेष्मिक ज्वर से मिलते हैं जी। तो ये कोरोना वायरस में जो जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो करीब करीब वात श्लेष्मिक ज्वर के समकक्ष माने जा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक पूरे रोग अधिकार पे काम करता है, न कि किसी संक्रमण पे, न किसी रोग पे, रोग विशेष पे, न किसी फ्लू को वो मानता है। फिर भी आयुर्वेद मानता है कि आदमी जो बीमार होता है उसमें सबसे पहले तो स्वास्थ्य की रक्षा जो नहीं कर पा रहे हैं वो लोग बीमार होते हैं, या जो बीमार हो गए वो प्रॉपर इलाज आयुर्वेद का नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो बीमार रहते हैं। चाहे आप कोई सी बीमारी उठा के देख लीजिए, वात दोष कुपित होगा तो बीमार होगा, पित्त दोष कुपित होगा तो बीमार होगा, कफ दोष कुपित होगा तो बीमार होगा। तीनों का समान मात्रा में रहने पे ही स्वस्थ रहा जा सकता है। पीयूष जी, ये तो आपने एक बात ये कह दी कि इस तरह का नज़दीकी नाम दिया हुआ है इसमें। जी, कोई
आज की 5000 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कोरोना वायरस जी, होगा या वायरल बुखार हुआ करेंगे। जी। वो समय और था, अब समय और है। लेकिन अब ये आ गया, पूरी दुनिया में फैल गया, जी 50,000 से ज्यादा लोग मर गए, जी 10-15 लाख लोग पीड़ित हैं। जी एक दिन में कहीं अमेरिका जैसे बड़े महान शहर में, बड़े मुल्क में जी 1000 लोग मर रहे हैं, 1500 लोग मर रहे हैं, 2000 एक दिन में मर रहे हैं। जी उनके पास साधनों की कोई कमी नहीं, जी उनके पास दवा की कोई कमी नहीं, जी उनके पास मेडिकल एड की, जी डॉक्टरों की, साइंस की कोई कमी नहीं, जी पर वो मर रहे हैं। ये एक विशेष प्रकार का है जिसमें ये कि आपके हाथ में इस बात की गुंजाइश है कि आप किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं, जी और आप मुंह से बोलते हैं तो थूक के जो कण निकलते हैं उनके जरिए वो जा सकता है, जी और एक गले में जाता है, गले से फिर फेफड़े में अगर चला गया श्वास नली से जी तो संक्रमण करता है। जी फेफड़े की बजाय पेट में चला जाता है, डॉक्टरों ने जैसा हमको बताया, तो वहां अम्ल से नष्ट हो जाता है, जी वो फिर आगे अपना काम नहीं कर जी पाता, फेफड़े में जाने से रोकना है। जी तो आयुर्वेद में क्या कोई ऐसा इलाज है कि ये फेफड़े में चला भी गया, जी संक्रमण भी पैदा कर रहा है, जी तो अव्वल तो फेफड़े इतने मजबूत हो जाए कि संक्रमण ही नहीं कर पाएंगे। जी पहले तो मैं जानना चाहता हूँ जी कि हमारी श्वास की प्रक्रिया, हमारे शरीर का रोग से लड़ने का सिस्टम जो है, जी इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो कैसे इतना मजबूत हो सकता है कि कोरोना वायरस लाचार हो जाए जी उसके आगे। मैंने आपको निवेदन किया था कि स्वास्थ्य की रक्षा करना जो हमारा पहला उद्देश्य है आयुर्वेद का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के सारे आयाम आपको अपनाने पड़ेंगे। जैसे आपका स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी दिनचर्या का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कितने बजे आप उठते हैं। जैसे आप जो लोग देरी से उठते हैं उन लोगों को कफ की प्रकृति ज़्यादा होती है, जो जल्दी उठ जाते हैं उनको 2 घंटे का जो समय मिलता है वो आराम से कफ की शुद्धि शरीर में कर सकते हैं। योग प्राणायाम के जरिए उस कफ को वो नष्ट कर सकते हैं। गार्गल्स करके, गरारे करके, नमक के पानी गरारे करके, फिटकरी के गरारे करके, साथ में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गरारे करके उस कफ को वो नष्ट कर सकते हैं। सामान्यतः कच्चा कफ जो होता है वो देर से उठने वाले लोगों में या जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है, जिनको रात में देरी से भोजन किया है, उन लोगों को कफ बनता है, और उसी का परिणाम है कि वो वायरस उन्हीं को अटैक करता है। या तो वो हृदयगत रोगों से पीड़ित रहते हैं, या मधुमेह रोग से ग्रसित रहते हैं, या ऐसे मेटाबॉलिज्म उनका गड़बड़ रहता है, लीवर का जिनका डिसऑर्डर है, या किडनी संबंधी फंक्शन जिनका वीक है, उन लोगों को ये वायरस जन्य बीमारियां अटैक करती है, जल्दी करती है। जी, कर तो सबको भी होती है, लेकिन इनको जल्दी करती है क्योंकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल उनका वीक रहता है। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको दिनचर्या पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपने ये कैप्सूल ले लिया और आपकी दिनचर्या सुधर गई, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप गर्म पानी पीजिए, गर्म चाय पीजिए, गर्म चीजें लेते रहिए, ठंडी चीज मत लीजिए, तो ये वायरस पेट में भी चला जाएगा या इनफेक्टिव हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं सर, ये क्या है, गर्म पानी पीने से ये जो वायरस आया, जब इसकी प्रयोगशाला के अंदर जब इसकी संरचना देखी गई तो एक मुकुट के रूप में और गाढ़े रूप में एक लेयर, थिक लेयर थी, मोटी लेयर थी, जो कि कफ की बनी हुई और वसीय, जिसको कहते हैं ना फैटी टाइप की लेयर थी, वो गर्म पानी से ही हट सकती है। इसलिए बार बार गर्म पानी से, साबुन से या अल्कोहल से, गर्म पानी पीने से वो चीज वीक हो जाती है और आपको संक्रमण से बचाती है। लेकिन वो जब तक ही है जब आपके गले में इन्फेक्शन, आपको गले तक वो पहुंच रहा है। नाक के जरिए बार बार हाथ साफ रखने की सलाह भी इसलिए दी जाती है, बार बार नाक और हाथ, मुंह, इनके बार बार हाथ नहीं लगाएं। और गले को अगर इन्फेक्शन हो, प्रारंभ स्थिति में हो भी गया है, तो गले के लिए गरारे करें आप, और गर्म पानी, गुनगुना पानी हर 2 या 3 घंटे में 1-1 कप पीते रहें। जी चलिए, लेकिन अब आयुर्वेद में भी बहुत खोज चल रही होगी इसकी, क्योंकि कोई भी नई बीमारी आती है तो सारे विज्ञान लग जाते हैं। एलोपैथी तो ढूंढ ही रही है इसका रोग का इलाज, लेकिन इस वायरस के इलाज के लिए आयुर्वेद में अभी तक क्या खोज हो रही है? होम्योपैथी में भी हो रही होगी। जी जी। तो आपकी जानकारी में क्या आया कि क्या चीजें ऐसी हो सकती है जिससे पहले तो इम्यून सिस्टम मजबूत हो और दूसरी बात ये वायरस संक्रमण आ जाए तो इससे लड़ा जा सके? पहले तो जो संक्रामक रोग जो फैल रहा है उसको रोकने का उपाय किया जाए। उसमें जो बार बार हर चैनल ये दिखा रहा है कि आपको सफाई रखनी है, हाथ ऐसे धोने हैं, 20 सेकंड तक बार बार उस पानी से हाथ धोने हैं, गर्म पानी से, या थोड़ा सा उसमें पानी में नमक डाल लें, 1 टब पानी गर्म कर लें, उसमें 4 चम्मच आप नमक डाल लें और पानी के अंदर हाथ डिप करें। डिप करने के बाद अपने आप सूखने दें, उसको टाउल वगैरह से नहीं पहुंचे, तो आप एक तरीके से कोटिंग आपके हो जाएगी और आपको वायरस का इफेक्ट नहीं होगा। एक तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें इसके अंदर, और घर के अंदर आपको रहना है जिससे कि आपको वायरस का अटैक नहीं हो। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे पहले, अगर आप संक्रमित है तो
उसके जो लक्षण है उसके हिसाब से आप घरेलू आप उपचार कर सकते हैं। जैसे आप लौंग का पानी पी सकते हैं, पीपल डाल करके दूध का सेवन कर सकते हैं, हल्दी डाल के दूध का सेवन कर सकते हैं, साथ में काली मिर्च है, दालचीनी है, जावित्री है, इनका काढ़ा बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ च्यवन ऋषि ने हमको जो बना के दी है, जो कि बच्चे लोग आजकल खाते नहीं हैं, च्यवनप्राश को मैं सजेशन दूंगा कि च्यवनप्राश सुबह 1 चम्मच आप गर्म दूध के साथ लें तो दिन भर के लिए आपके एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। और धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वायरस के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन बचाव तो हम लोगों को ही करना है। तो च्यवनप्राश का सेवन हम इसमें सजेशन करेंगे। और आयुष की एडवाइजरी में भी ये च्यवनप्राश के लिए कहा है। और भोपाल एम्स में भी अभी एक प्रोटोकॉल तैयार किया है जिसमें 13 प्रकार की जड़ी बूटियां उन्होंने बताई है। जी, हम बात करेंगे 13 प्रकार की जड़ी बूटियों पे। त्रिवेदी जी, आप कह रहे थे भोपाल के एम्स ने एक फार्मूला बनाया है, कुछ इजाद किया है जी आयुर्वेद को लेकर के। जी, क्या है वो फार्मूला? वो फीफाट्रोल नाम से एक फार्मूला तैयार किया है। उसके अंदर 13 मुख्य जड़ी बूटियों को शामिल किया है जी। उसमें संशमन वटी है, सुदर्शन घनवटी है, कुटकी है, चिरायता है, लौंग है, जावित्री है, दालचीनी है, साथ के अंदर संजीवनी वटी है, उसके अंतर्गत लौंगादी वटी है, अगस्त हरित की है, च्यवनप्राश है, और साथ में चिरायता उसके अंदर लिया है, और आंवला उसके अंतर्गत लिया है, चित्रक उसके अंतर्गत ली गई है, गोदंती उसके अंतर्गत ली गई है, अभ्रक भस्म का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से 13 प्रकार की जड़ी बूटियां उसके अंतर्गत है। तो ये जड़ी बूटियों का कोई चूर्ण बनाया गया या च्यवनप्राश जैसी कोई? इसको काढ़े के रूप में तैयार किया गया है, समान मात्रा में सब द्रव्यों को लेकर के जी। और कपड़ छान करके और इसको मोटा मोटा दरदरा कूट करके एक क्वाथ तैयार कर लें, काढ़ा तैयार कर लें। और उस मिश्रण को सुबह शाम 1-1 चम्मच, जैसे अपन चाय बनाते हैं, जैसे 1.5 कप पानी ले लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच ये मिश्रण डाल दिया, उसको उबाल करके छान करके बड़ों को पीना है, आधा कप बच्चों को देना है। और अगर आपका जी मिचले या आपको अजीब सा लगे तो इसके अंदर शहद भी आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। ये फार्मूला तो आपने बताया, ये एम्स ने इसको अप्रूव कर दिया है या तैयार किया है? शोध चल रहा है सर, अभी शोध चल रहा है। हाँ, और लोगों को दे भी रहे हैं। और हमारे गोजव्याधि क्वाथ करके आयुर्वेद में पहले से ही कफजन्य बीमारियों के लिए ये दिया जाता है, और जिससे कि कफजन्य बीमारियां नहीं हो, खांसी जुकाम जनरल जो फ्लू वायरल है, 300 प्रकार के फ्लू जो चल रहे हैं, जिससे कि हम सामना करते हैं। और आयुर्वेदिक केवल गर्म पानी से ही वो चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर ये उबाल कर इन चीज़ों को पियेंगे तो एनर्जी बूस्टर का हमारा ये काम करेंगे और रोग प्रतिरोधक शक्ति को इतनी तीव्र कर देंगे कि छोटा मोटा वायरस जन्य अटैक हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी कोरोना वायरस की कोई दवा बन नहीं पाई है। अश्वगंधा के लिए कहते हैं कि अश्वगंधा काफी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, अश्वगंधा से बहुत। जिन लोगों का पाचन तंत्र मजबूत है उनको अश्वगंधा सेवन की हम सलाह देते हैं, क्योंकि अश्वगंधा जो होता है एक तरीके से, जैसा कि नाम से विदित है, अश्व, हाँ, घोड़ा जो होता है वो सूंघ करके ही शक्ति प्राप्त करता है। हम तो इसको खाएंगे, हम तो इसको प्रयोग करेंगे, तो पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। अश्वगंधा का अवले भी आता है, वो ले सकते हैं। अश्वगंधा का घृत भी आता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। जो माता बहनें ज़्यादा बीमार रहती है, जिनकी शरीर में थकान सी रहती है, बुखार से रहता है, टूटन सी रहती है, और काम में रुचि नहीं रहती है, काम करने की रुचि खत्म हो जाती है, उन लोगों को, उन महिलाओं को अश्वगंधा घृत लेने की हम सलाह देते हैं। अश्वगंधा के होम्योपैथी में भी अश्वजिन के नाम से एक मदर टिंचर आता है जी, वो भी 4-4 5-5 बूंद लेते हैं सुबह शाम, तो उससे वो वैसे असर करता है जैसे आयुर्वेद में पाउडर असर करता है। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग हम बताते हैं इसके अंतर्गत। हल्दी और घी मिला करके, हाँ, दूध में आप ले लेंगे तो वो आपके एक करक्यूमिन इसमें तत्व पाया जाता है हल्दी में। ये बाहर जाके इस पर शोध हुआ जब जाके हम लोग इसको मानने लगे हैं, और हल्दी का प्रयोग बहुत इससे किया जा रहा है, और उसी कारण से हम कई प्रकार के फ्लू से बचे हुए हैं। और नाक के अंतर्गत भी हम अंदर की झिल्ली में गाय के घी के साथ अगर हल्दी का प्रयोग करते हैं तो वायरस जन्य अटैक वहीं की वहीं रह जाता है, गले तक वो संक्रमण नहीं पहुंच पाता है और हम ठीक रहते हैं। गाय का घी होना चाहिए, भैंस के घी से नहीं? गाय का घी ही प्रयोग में, जहाँ आयुर्वेद में घी घृत का वर्णन किया गया है, वो गाय का घी ही माना जाता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। गाय के घी में क्या है, एक तरीके से वात पित्त दोष को समान करने की शक्ति रहती है जी। अच्छा, ये कि गिलोय की बहुत चर्चा है, गिलोय वटी भी आने लग गई, पतंजलि की भी आ रही है, गिलोय का कैप्सूल आ रहा है, और बहुत प्रचलन बन गया है, चल गया है कि गिलोय, और खास तौर पर नीम गिलोय। गिलोय को गुड़ूची कहते हैं वैसे, और टीनस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका लैटिन नाम है। और गिलोय एक तरीके से परजीवी पौधा है और बेल होती है, और अगर नीम के पास इसको लगाई जाती है तो नीम के सारे गुण उसमें आ जाते हैं, इसलिए नीम चढ़ी गिलोय का महत्व नीम पे चढ़ जाती है, और करीब आपके बीच वाली जो उंगली है उसके बराबर
टुकड़ा ले लें। टुकड़ा आप सुबह सुबह चबा लें जी। तो वो बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा, बजाय गिलोय घनवटी के। तो नीम गिलोय, अगर नीम पे चढ़ी हुई गिलोय ले तो हाँ, उसका बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है दूसरी गिलोय से नीम गिलोय? सामान्य गिलोय में अंदर स्ट्रक्चरली आरएनए डीएनए का फर्क पड़ जाता है कि अंदर एक तो प्योर अपन कोई चीज ले और उसको गुण बढ़ाने के लिए उसके अंतर्गत अगर किसी दूसरे रस के प्रयोग कर लें तो साथ में नीम के गुण भी उसके अंतर्गत आ वैल्यू जाते हैं। एडेड हो गई, वैल्यू एडेड गिलोय हो गई वो। जी जी जी। उसमें नीम की वैल्यू एड हो गई। हाँ, तो value नीम के उपयोग हैं जो शरीर के लिए, खासतौर पर मधुमेह के रोगियों के लिए नीम बहुत कारगर मधुमेह कहते हैं। रोगियों के लिए तो रामबाण है। जी। और गिलोय का जो सेवन करने का तरीका है कि सुबह बासी मुंह ही चबा करके प्रयोग में ली जाए, वही काम करेगी, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। पर नीम गिलोय का बहुत सारे लोग काढ़ा बनाते हैं आजकल, और प्रश्न चला बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े संभ्रांत घरों में भी जी। सुबह नीम गिलोय का काढ़ा बनता है। नीम गिलोय में काली मिर्च, लौंग, अदरक, जी, जी, जी। दालचीनी, ऐसी कई चीजें साथ डालते में हैं। लौकी के जूस के साथ भी लोग सेवन करते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ पृथक से आप अगर गिलोय का ही सेवन करना चाहते हैं, गिलोय के गुण आप लेना चाहते हैं, तो आप गिलोय चबा कर ही सेवन करें। अच्छा, मतलब ये कि काढ़ा आप रिकमेंड नहीं कर रहे इस तरह? काढ़ा रिकमेंड नहीं करेंगे जी, क्या वजह? जो आयुर्वेद के हिसाब से जो रस होता है किसी भी जड़ी बूटी का, गीली जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, गीली जड़ी बूटी का रस जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रयोज्य माना जाता है। और जैसे जैसे आप उसको गर्म कर दोगे तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। सूखी गिलोय के लिए आप उबाल करके ले तो वो आपको फायदा करेगा। पीयूष जी, आपका नाम एक्यूपंक्चर के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए, एक्यूप्रेशर में शायद ये सही बोल पा रहा हूँ, जी जी। एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ के रूप में काफी प्रचलित है, काफी चर्चित है, काफी प्रतिष्ठित भी है। तो क्या कोई एक्यूप्रेशर में कोई नर्व दबाने से, पगतलियां दबाने से, हथेलियां दबाने से, ताली बजाने से कोई ऐसा है जिससे आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप होता है? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया और इसका समाधान मैं बताता हूँ आपको, इसका सही उत्तर देता हूँ। जब भी आप नियमित योगासन करें या व्यायाम करने के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, तो नियमित रूप से 2.5 से 3 मिनट अगर आप ताली बजाते हैं, तो ताली बजाने से आपके जितने भी ब्लड वेसल्स के कॉर्नर्स हैं वो खुल जाएंगे और आपको एक एनर्जी फील होगी, और साथ ही साथ एनर्जी देगी भी, फील भी होगी, साथ में देगी भी। तो आप नियमित अगर सुबह शाम 2 से 2.5 मिनट ताली आप बजा लेते हैं, तो ताली बजाने से भी आप कई प्रकार के संक्रमण, वायरस जन्य बीमारी से बचे रहते हैं। फिर भी आयुर्वेद के हिसाब से हम एलोवेरा का लेप बताते हैं पाँव के तलवे में और हथेलियों में। एलोवेरा की जो जेल होती है, अगर उसका लेप हल्दी मिला के आप कर देंगे तो आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। साथ में ब्लड वेसल्स के एलोवेरा का नाम हिंदी में बोले लोग आसानी से समझेंगे इसको। गंवार पाठा, गवार पाठा। गंवार पाठा का गवार पाठा को हल्दी आप में मिला करके उखाड़ लें, उसकी थोड़ी सी जेल ले लें काम में, और उसके अंदर का जेल निकलता है, उसमें पल्प 2 चम्मच पल्प निकलता है ले लो उसके अंदर, और पाँव के तलवे में मालिश करेंगे तो आप धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी कम होगा और जुकाम संबंधी जो बीमारियां वो भी जल्दी ठीक होती है। ग्वार पाठे के लिए कहते हैं एलोवेरा के लिए कि उसकी जो अंदर से जो जेल निकलता है लुगदी, जी, मैंने बहुत पहले सुना था किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, वो उसकी बाटियां बनवा के खाते थे आटे से पानी की बजाय। सर मैंने आपको निवेदन किया था भी गिलोय वाला फार्मूला ही इस पे काम आएगा जी, क्योंकि स्टीफन वैज्ञानिक ने इस पे शोध किया है और मेरी खुद की लिखी पुस्तकें भी गंवार पाठे पे है जी। तो उसमें ताजा 5 मिनट पे के अंतर्गत काट करके आप प्रयोग कर लेंगे तो वो ज्यादा गुणकारी रहता है। ताजा ही सेवन करना चाहिए क्योंकि 5 मिनट के बाद ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में वो आएगा तो वो चीज उसके गुणहीन होना शुरू हो जाता है, इसलिए ताजा एलोवेरा ही प्रयोग में लेना चाहिए। किसी प्रकार के एलोवेरा का रस जो बाजार में मिलता है वो बिल्कुल आपके लिए अनुपयोगी हाँ, है। आजकल वो डब्बों में बंद मिलने लग गया एलोवेरा, बिकने लग गया उस तरह, तो आप बिकाऊ माल हो गया एलोवेरा। हाँ, तो आप ताजा ही प्रयोग करें, मेरा यही सुझाव है जी। तो अभी फिलहाल आपका कहना यह है कि कोई दवा तो नहीं है, पर एम्स भोपाल में शोध चल रहा है, एक 12-13 जड़ी बूटियों को मिलाकर कोई प्रिपरेशन तैयार की जा रही है जी। और आयुर्वेद फिलहाल खोज रहा है, लेकिन वो भी उसी जगह खड़ा है जहां पर एलोपैथी के लोग कभी खड़े हैं। सिर्फ आपका इतना इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाए, उसके लिए अश्वगंधा, उसके लिए हल्दी, उसके लिए लौंग है, दालचीनी है, जावित्री है, हाँ, ये सब चीजें ली जाए या इनके काढ़े लिए जाए या लाइव यानी कि वो डंठल, नीम गिलोय का गीला डंठल वो चबाया जाए। घर में वायरस का संक्रमण नहीं हो इसलिए नमक का पोछा लगवाएं आप घर में। अच्छा, नमक का पोछा लगवाएं, ये नई बात आपने बताई है। हाँ। लोग फिनाइल का पोछा लगवाते हैं, हाँ, उसमें उसकी जगह नमक का पोछा नमक का पोछा लगाएं, नमक के गरारे भी करें, नमक के गरारे भी करें। और ये वास्तु वाले पहले से कहते आए हैं कि घर में अगर नमक का पोछा लगता है तो आपके वहाँ किसी प्रकार के हानिकारक जीवाणु पैदा नहीं होते हैं। जी जी, वो सही साबित होती नजर आ रही है। तो ये है डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद के जानकार,
और एक्यूप्रेशर के भी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि तालियां बजाइए, सुबह 2-3 मिनट। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान विधानसभा जयपुर हूँ। पूरा विश्व आज कोरोना के संक्रमण की चपेट में है और ये जग जाहिर बात है कि हर व्यक्ति इस संक्रमण से मुक्त होना चाहता है। हर देश की सरकार चाहती है कि कोरोना के संक्रमण से जल्दी छुटकारा मिले और छुटकारा भी स्थायी रूप से मिले। हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज कोरोना संक्रमण को हम काबू में कर पाए हैं। जो लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों ने जो सहयोग किया है, सभी लोग उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के अंतर्गत हम अंदर रह कर के हमने जो सहयोग किया है वो तारीफ़े काबिल है। लेकिन दोस्तों, कुछ परेशानियां भी हमको हुई है। मुख्यतः स्वास्थ्य को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा। दिनचर्या हमारी उसमें चेंज हुई है, खान पान हमारा उसमें चेंज हुआ है, व्यायाम का हमको अभाव हुआ है, घूमने का हमको अभाव हुआ है। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अधिकतर प्रचलित रोगों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह 40 से 60 वर्ष की उम्र वाले लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। कभी शुगर का लेवल आपका बढ़ गया होगा, कभी कम हो गया होगा, कभी बीपी आपका बढ़ गया होगा, कभी कम हो गया होगा, मानसिक तनाव के आप शिकार हो गए होंगे, अवसाद में चले गए होंगे। कई लोग की नींद की समस्या हो गई, नींद कम आने की समस्या हो गई, साथ में कोरोना के संक्रमण का डर जो मन में बैठा हुआ है वो। तो हम दिन की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, तो कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे सुबह की शुरुआत आपको चाय से नहीं करनी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको आयुर्वेद द्वारा प्रदत्त क्वाथ, जिसमें दालचीनी है, गिलोय है, मुनक्का है, काली मिर्च है, आपके तुलसी के पत्र हैं उसके अंतर्गत, और आप जावित्री के फूल उसके अंतर्गत हैं, इनसे तैयार क्वाथ अगर लेते हैं तो वो चाय की पूर्ति के साथ साथ आपके लिए अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है। तो आप उस पेय पदार्थ को लेकर के अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, खाने के बारे में मैं आपको बताऊं कि दिन में 12 बजे तक आपको बिल्कुल सिंपल भोजन करना है। सिंपल भोजन के लिए आपको ऐसा समझे कि 2 प्रकार के भोजन आजकल प्रचलन में है। एक तो वीआईपी खाना और एक डीआईपी खाना। वीआईपी खाना ये कुवैत की देन है। कुवैत खाड़ी देशों में बहुत अत्यधिक पौष्टिक भोजन किया जाता है, जिसके कारण वो रोज़ नए नए रोगों से ग्रसित होते हैं। उनमें मुख्यतः ब्लड प्रेशर और मधुमेह रोग हैं, साथ ही अस्थमा, एलर्जी, एसिडिटी, ये साथ में उनके लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत रिच फूड यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिब्बा बंद चीज़ें उपयुक्त करते हैं, पैक्ड फूड वो उपयोग में लेते हैं। डीआईपी खाना एक जंगली खाना है जो कि प्रकृति द्वारा उगाया गया हुआ होता है, जिसके अंतर्गत सब्जी है, फल है, अन्न है। इनको छौंक करके नहीं खाना है, केवल उबाल के उपयोग में लेना है। अब कितनी मात्रा में इनको अपन उपयोग में ले सकते हैं, उसका एक नियम डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने बताया है कि आपके शरीर का जो वजन है उसमें 10 का भाग दे दें। जैसे आपका वजन 70 किलो है तो उसमें 10 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और उसके आगे 2 जीरो और लगा दें तो 700 ग्राम, या यूँ समझें कि वजन के आगे 1 जीरो लगा दें, उतने ग्राम आपको भोजन
वो DIP फूड दिन के 12 बजे तक प्रयोग में लेना है। इससे आपके पाचन क्रिया सुधरेगी, खाने में समय ज़रूर लगेगा, अटपटा ज़रूर लगेगा, और मन को रुचिकर नहीं भी लगे तो भी आपको वो चीज़ प्रयोग करनी है। सीजनल फूड आपको उसमें ले सकते हैं, आप सीजनल सब्जी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको धो कर के कच्ची अवस्था में ले तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। और डॉक्टर चौधरी का मानना है कि 3 से 7 दिन के अंतर्गत आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे दवाइयाँ छूटना शुरू हो जाती है। इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा, मधुमेह के रोगी को 7 से लेकर 15 दिन में हम लोगों ने ये प्रयोग कराया तो उनका शुगर का लेवल भी सुधरा है, पाचन तंत्र सुधरा है, पेनक्रियाज पे पड़ने वाला प्रेशर सुधरा है, मेटाबॉलिज्म उनका ठीक हुआ है। साथ में कुछ आपको खाने की लालसा अगर मन में है, जैसे आपको बैग्ड आइटम या पैक्ड आइटम फूड तो आपको अवॉइड करना ही है, फिर भी ताज़ा बना हुआ छौंक करके खाया हुआ खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको पहले दी हुई मात्रा में वो आपको प्लेट नंबर 1 का खाना खाना है, जो कि आपके वजन का 1 जीरो लगाने के बाद जो ग्राम बना है। उसके बाद में अगर आपको भूख लगे तो वो आप खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार शाम का खाना सूर्यास्त के जस्ट 1 घंटे बाद तक आप पाचक अग्नि ठीक रहती है, तब तक आप उसी भोजन को प्रयोग करें जो कि मैंने आपको अभी आपको समझाया था। उस भोजन के साथ आपको हल्का सा नमकीन उसको मिश्रण कर सकते हैं, नमक मिर्ची इसमें मिला सकते हैं, धनिया प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च प्रयोग कर सकते हैं, लौंग प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, कोई आपको सोया ऑयल प्रयोग नहीं करना है, किसी प्रकार का घी या तेल का आपको प्रयोग नहीं करना है, दूध का आपको प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जो दूध होता है, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है या उसके हिस्से का दूध पीता है। क्योंकि आपने देखा होगा, हर आदमी से आप पूछेंगे कि दूध क्यों ज़रूरी है, तो वो आपको जवाब देगा कि कैल्शियम की पूर्ति के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप ये बताइए, हाथी कौन सा दूध पीता है, उसकी कौन सी हड्डियाँ कमज़ोर है? गधा कौन सा दूध पीता है, उसकी कौन सी पीठ कमज़ोर है? भैंस कौन सा दूध पीती है जो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर है? गाय कौन सा दूध पीती है जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर है? तो दोस्तों, ये हम प्रचार के हिसाब से दूध पीते हैं। केवल माँ के दूध में ही शक्ति है और उस बछड़े का ही अधिकार है जिसका दूध आप उपयोग कर रहे हैं। उस दूध को आपको छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन से आप छोड़ेंगे आपको वो दिन दूर नहीं, न तो आपको मधुमेह होगा, न आपको एसिडिटी होगी, न आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत रहेगी, न थायराइड जैसी रोग होगी, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। गठिया रोग जिन लोगों को है उनको 6 महीने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने से ही लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार कैंसर जैसे रोग में 1 से 1.5 साल के अंतर्गत केवल उबला हुआ भोजन करने से और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने से, डिब्बाबंद चीज़ें छोड़ने से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उसकी सेल्स रिजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, खाने का बहुत महत्व है। आचार्य चरक ने एक प्रकृति बताई है, प्रकृति के बारे में बताया है कि वातिक प्रकृति के लोग, कफज प्रकृति के लोग, पैत्तिक प्रकृति के लोग हैं, इनको अपनी प्रकृति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। तो अभी कफज व्याधि का जो क्रम चल रहा है, तो उसमें अधिकतर उबला हुआ भोजन हमको लेना है। उबली हुई चीज़ें ज़्यादा फायदा करेगी, क्योंकि गले के संक्रमण से बचने के लिए, कफ दोष से बचाव के लिए हमें उबला हुआ पानी उपयोग में लेना है। और अगर उसमें लौंग डाल करके उपयोग में लेते हैं तो सुपाच्य भी होगा और किसी प्रकार के आपको कोरोना जैसे संक्रमण से बचाव भी करेगा। दोस्तों, इस संक्रमण की घड़ी में सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा
चिकित्सा विभाग में बताए नियमों को हम फॉलो करें, आयुष विभाग में बताई गाइडलाइन का पालन करें और जहाँ भी कोरोना वॉरियर्स हमको नजर आए उनका सम्मान करें। वो चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे आयुर्वेद कर्मी है, चाहे आयुर्वेद सहकर्मी है, या आपको सलाह देने वाले अच्छे लोग हैं या समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, सबका सम्मान करें। धन्यवाद।